हिंदी साहित्य के चैनल में आज आप सुनेंगे भारत की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय की लिखी हुई कहानी आँखें। उड़ीसा साहित्य की दिग्गज लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय अपने कालजयी उपन्यासों और यथार्थवादी कहानियों के लिए जानी जाती हैं। उनके लेखन की सबसे बड़ी खासियत मानवतावाद, स्त्री सशक्तिकरण और गहन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उन्हें 2011 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत है प्रतिभा राय जी की लिखी हुई कहानी आँखें। आँखें, आँखें नहीं, बात करने वाले दो होंठ। आश्चर्य है, क्या आँखें भी बात करती हैं? मेरे दोनों पैर ठिठक गए। रेलिंग के बाहर दो आँखें, दो होंठ बनकर मानो मुझसे कुछ कह रही हैं। मैंने सुनने की कोशिश की, पर सारी सुनी हुई बातें समझ में नहीं आती। सारी समझी हुई बातों का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। उन करुण आँखों में अनेक उल्हानें हैं। उन उल्हानों का जवाब कौन देगा? तैयारी न होने की वजह से शिक्षक के सरल सवाल का जवाब न दे पाकर अनमनस्कता का बहाना करके शिक्षक की नज़र बचाकर बच निकलने की कोशिश करने वाली पढ़ाई चोर छात्रा सी मैं उन कैफियत मांगने वाली आँखों को अनदेखा करने का बहाना करके उस विशाल दीवार घिरे 2 मंजिले भवन के गेट की ओर बढ़ गई। वे दोनों आँखें रह गईं उस विशाल भवन की अकेली कोठरी की खिड़की की रेलिंग के उस पार। गेट खोलकर अंदर आने से पहले मैं रुक गई। गेट के सामने कल की तरह वो अबोध अपरिचित बालक हाथ में गिट्टी लिए जमीन पर लकीरें खींच रहा था। बैठे बैठे अपने चारों ओर एक सुंदर वृत्त बनाया है उसने। ये वृत्त मानो गेट के अंदर उसके प्रवेश निषेध की चेतावनी हो। दरबान ने गेट थोड़ा खोल कर पकड़ा। लड़के के दोनों होंठों पर मुस्कान बिखर गई। होंठ कुछ खुले, मैं अंदर चली गई। गेट फिर बंद हो गया। लड़के के होंठ भी बंद हो गए। सिर झुकाकर वो फिर जमीन पर लकीरें खींचने लगा। मेरा काम खत्म होने तक दिन का 1 बज चुका था। वो लड़का उसी तरह सिर गड़ाए चिलचिलाती धूप में बैठा एकाग्रचित्त जमीन पर लकीरें खींच रहा था। बेचारा न जाने किसका लावारिस बच्चा होगा। अभी उसकी स्कूल जाने की उम्र है। इतनी एकाग्रता से यदि पढ़ता होता तो कौन कह सकता है कि एक दिन वो इस देश का एक उज्ज्वल सितारा बनकर न चमक उठता। किसे समय है इस लड़के का परिचय पूछने का? समय तो भाग रहा है, उसके साथ साथ हम ही सब भाग रहे हैं जी जान से। किंतु ये बात सत्य है कि समय के साथ कितनी ही प्रतियोगिता करके दौड़ने पर भी हम सभी निर्दिष्ट पथ के यात्री हैं। पर इस दौड़ प्रतियोगिता का अंत कहाँ है? कलाई घड़ी की ओर देखकर दौड़ना शुरू करने से पहले अचानक मेरा ध्यान उस लड़के की ओर आकर्षित हुआ। लड़के ने एक लकड़ी की डंडी से जमीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मेरी माँ पागल नहीं है, मेरी माँ पागल नहीं है। मेरे पैर ठिठक गए। इस महिला पागल खाने के हर रोगी की केस हिस्ट्री मेरी फाइल में दर्ज है, पर इस अबोध बालक ने पागल खाने के गेट के सामने ही क्या लिखा है? मैंने उसके निकट जाकर सवाल किया, ए लड़के, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? अपने घर क्यों नहीं जाता? मैं अपनी माँ को साथ लेकर जाऊँगा। माँ को वे लोग छोड़ नहीं रहे। मैं घर जाकर क्या करूँगा? लड़के ने जवाब दिया। क्या तेरी माँ यहाँ है? मैंने सवाल किया। लड़के ने सिर हिलाया। मैंने पूछा, कौन है तेरी माँ? क्या नाम है उसका? माँ तो माँ है, उसका और क्या नाम होगा? लड़के ने झट जवाब दिया। मैंने प्यार से सवाल किया, तेरे बप्पा तेरी माँ को क्या कहकर बुलाते हैं? बप्पा? लड़के ने सकपका कर देखा, मानो मैंने बप्पा के बदले बाघ कह दिया हो। दूसरे क्षण वो आश्वस्त हुआ कि उसका बप्पा यहाँ नहीं है। उसने झिझकते हुए कहा, बप्पा माँ को किसी एक नाम से नहीं बुलाता, दिन में बुलाता है, अबे सुने जा। और रात में? मैंने मजाक में सवाल किया। रात में? रात में बुलाता है, हरामजादी, कुलक्षणी। वो लड़का कहते कहते रोने लगा। बात ऐसी हो कि मैं सोच नहीं सकती थी। मैं पशोपेश में पड़ गई। लड़के की पीठ थपथपाते हुए पूछा, अच्छा, कुछ खाया है? बप्पा की जेब से जितने रुपए निकाल कर गाँव से भागा था, गाड़ी का खर्चा देने के बाद 2 दिन खा पी लिया।
आज एक भी पैसा नहीं है, लड़के ने झेंपते हुए कहा। एक अदम्य कौतूहल से मैं लड़के को अपने साथ घर लिवा लाई। अपने साथ लिवा लाने से पहले लड़के को वचन देना पड़ा कि उसकी माँ को जल्दी ही छुड़वाने की कोशिश करूँगी। खा पी लेने के बाद लड़के का मन स्थिर होने पर मैंने सवाल किया, अच्छा राजू, तेरे बप्पा का नाम क्या है? राजू पुनः चौंक उठा, संदेह भरी निगाह से मेरा चेहरा देखता रहा। उसके बाद डरते हुए मुझसे सवाल किया, मैं यहाँ हूँ, क्या आप ये खबर बप्पा को भेज देंगी? मैंने राजू की पीठ पर थपकी देकर आश्वासन दिया, अरे नहीं नहीं, तेरे बप्पा का नाम मालूम हो तो तेरी माँ को पहचानने में मुझे आसानी होगी। राजू का चेहरा खिल उठा। मुझे लगा उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। दूसरे क्षण उसने अपने बप्पा का नाम बताया। उसके कहने के लहजे ने मुझे चकित किया, मानो वो अपने बप्पा का नाम लेने तक को तैयार नहीं। मैंने प्यार से पूछा, राजू, क्या तेरे बप्पा तुझे प्यार नहीं करते? राजू का सुंदर कोमल अबोध चेहरा घृणा, गुस्सा, यंत्रणा और भय मिश्रित आवेग से विकृत हो उठा। उसने बेखातिर सा कहा, बप्पा किसी से प्यार नहीं करते, मुझसे नहीं, मेरी दीदी से नहीं, मेरी दोनों छोटी बहनों से नहीं और माँ से भी नहीं। इसीलिए वो मेरी माँ को लाकर पागल खाने में छोड़ गया है। उसे लिवाने नहीं आता, पर मैं जानता हूँ मेरी माँ पागल नहीं है। राजू की आंखों में आंसू भर आए माँ की बात कहते कहते। मैंने धीरे से कहा, पागल खाने में सभी पागल होते हैं, इसकी जांच डॉक्टर खुद करते हैं, तुझे कैसे मालूम कि तेरी माँ पागल नहीं है? निकट अतीत में देखी फिल्म की कहानी याद करने सा सांझ के आसमान के एकाकी नक्षत्र को देखते हुए राजू धीमी आवाज़ में स्वगोक्ति कर रहा था, नहीं नहीं, मेरी माँ पागल नहीं हो सकती। रोज़ की तरह वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाती, रात में डिबरी जलाकर मुझे पढ़ाती, बप्पा को सुनाई न देने सा धीरे धीरे कहती, राजू मेरे बेटे, मन लगाकर पढ़, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। अपने बप्पा की तरह नशाखोर शराबी मत बनना, भले बुरे न्याय अन्याय की पहचान ठीक से करना, बड़ा होकर तू ही मेरा दुख दूर करना। रात को अंधेरे में मुझे भींच कर माँ सिसक कर रोती। मेरी नींद खुल जाने पर माँ आंसू पोंछ कर कहती, सपना देख कर रो रही थी, सो जा मेरा राजा बेटा। और कभी कभी आधी रात को। राजू रुक गया। कोई भयावह विभत्स दृश्य देख लेने सा विवर्ण हो गया था उसका चेहरा। मैंने उसे अपने करीब बिठा लिया। उसका डर दूर करने सी बोली, मैं तेरे पास बैठी हूँ, बोल क्या होता है कभी कभी आधी रात को? राजू ने मेरा एक हाथ जकड़ कर पकड़े हुए बहुत धीमे धीमे कहा, कभी कभी आधी रात को माँ की बिलख भरी रुलाई और बप्पा की गर्जना से हम सबकी नींद खुल जाती। माँ को पीटते पीटते लहूलुहान कर देता बप्पा। हम सभी बच्चे एक साथ रोने लगते तो बप्पा हमें भी बिछौने से घसीट कर पीटता। उस वक्त बप्पा आदमी नहीं होता, जानवर बन जाता है। बप्पा की मार से बचाने के लिए माँ रणचंडी की तरह बप्पा के सामने आकर खड़ी हो जाती, चीखती चिल्लाती, बप्पा को नोचने लगती। एक दिन बप्पा का हाथ दांतों से काट कर खून निकाल दिया उसने। उसके बाद का बप्पा का भयानक चेहरा और माँ पर जो निर्दयता भरी मार पड़ी। राजू के हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे पड़ने लगे थे, चेहरा सादे कागज सा रक्तहीन। राजू कांपता हुआ घुटनों में मुंह छुपाकर शिथिल पड़ गया, मानो उसके किशोर मन की कोमल शाखा प्रशाखाएं बाप के निष्ठुर रौद्र ताप से जल भुनकर राख बन रही हों। मैं राजू को दिलासा देकर घर में छोड़कर पागल खाने की ओर चल पड़ी। सिस्टर की मदद से राजू की माँ का पता लगाया। प्रतिदिन पागल खाना आते वक्त निचली मंजिल की उसी एकांत कोठरी की खिड़की की रेलिंग से, जिसकी दो आँखें बाहरी जगत को ताकती रहतीं, ज्वलंत कठोर दृश्य से, वही है राजू की माँ। उसके साथ इंटरव्यू करने की इजाज़त मांगते ही सिस्टर ने बेहिचक मना कर दिया। विमला इतने तीव्र मानसिक रोग से पीड़ित है कि पागल खाने की तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के नियंत्रण से बाहर जा चुकी है, इसीलिए उसे बिल्कुल अलग कोठरी में कैदी के रूप में रखा गया है। अंत में बड़ी मुश्किल से अधिकारियों की अनुमति मुझे मिल गई। दरवाज़ा खुलते ही विमला ने खिड़की की ओर से मुंह फेरा। उसकी दोनों धधकती आंखें मुझ पर टिक गईं। एक अज्ञात भय से मैं अंदर ही अंदर सिहर उठी। उसके चेहरे के हाव भाव विभत्स होने लगे, मानो वो पल भर में ही मुझ पर झपट पड़ेगी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस अस्पताल की कोई कर्मचारी नहीं हूँ, मैं तो समाजशास्त्र की अध्यापिका हूँ, शोध कार्य के लिए यहाँ आई हूँ।
अचानक जोरों से हंसने लगी विमला, मानो उस हंसी का कोई अंत ना हो। उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए थे, पर इस ओर उसका ध्यान नहीं था। मैं किंकरते विमूढ़ होने ही वाली थी कि मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने शांत स्वर में कहा, राजू गांव से भाग आया है, वो मेरे पास है। आग की लपटें पानी की धार के स्पर्श से कुछ ही देर में शांत हो गईं। राजू की माँ सहसा ठीक हो गई। मुझे स्थिर निगाह से देखते हुए बोली, उसे आपने क्यों रोक लिया? क्या उसे भी पागल खाने में भर्ती करवाएंगी? मैं साहस बटोर कर अंदर गई। शांत स्वर में बोली, राजू ने कसम खाई है कि तुम्हें साथ लिए बगैर गांव वापस नहीं जाएगा। बाप की जेब से रुपए चुराकर गांव से भाग आया है। राजू की माँ ने असहाय स्वर में कहा, उसका बाप उसे वापस लेने आ पहुंचेगा, पर वो उस नरक में आसानी से लौट जाने वाला लड़का नहीं। अपने बाप को देखकर न जाने वो क्या कर बैठे, मैं कल्पना तक नहीं कर पा रही। अंत में उसे भी मेरी तरह पागल खाने में भर्ती करा जाएगा वो शैतान। मैंने अपनत्व भरी आवाज़ में कहा, लगता है तुम पूरी तरह स्वस्थ हो, तुम में किसी भी तरह की मानसिक विकृति का लक्षण नहीं है। वो अचानक गर्म हो उठी। क्या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं, मेरा विश्वास करो, मैंने थूक निगलते हुए कहा। वो मेरा चेहरा देखती रही कुछ देर। मेरी आंखों में अपनत्व का स्पर्श पा वो पुनः शांत हो गई। अवसाद भरे स्वर में बोली, गलती से हो या ठीक से, जो इस पागल खाने में एक बार भर्ती करा दिया जाता है वो फिर जिंदगी भर हंस नहीं सकता, रो नहीं सकता, मान अभिमान व्यक्त नहीं कर सकता। जब भी कुछ करता है सभी सोचते हैं उसका पागलपन शुरू हो गया। उसके बाद मेरी जैसी हालत, और इस पागल खाने की एकांत कोठरी। ठीक होकर घर लौट जाने पर फिर उन्हीं पुरानी बातों की पुनरावृत्ति, अनसुलझे गणित की तरह फिर सारा कुछ गड़बड़ सड़बड़। कितना ही संवारो सब बिगड़ जाता है। माँ एक बार पागल खाने चली जाए तो बच्चों की भी कम दुर्गति नहीं होती। मेरे राजू की भी वही हालत है। बात बात पर उसके दोस्त यार, भाई, बंधु, स्कूली लड़के और शिक्षक उसकी जरा सी गलती पर कटाक्ष करते हैं। माँ तो पगली है, लड़का कहाँ से ठीक होगा? कौन कह सकता है कि लड़का भी पागल नहीं? कभी कभी राजू ऐसी बातों से इस कदर तिलमिला उठता है कि मेरे मन में भी संदेह होने लगता है कि कहीं वो सचमुच पागल तो नहीं है। और अब तो वो घर छोड़कर भाग आया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वो विवश होकर खाट पर बैठ गई। मुझ पर उसने विश्वास कर लिया है सोचकर मैं भी कुर्सी पर बैठ गई उसके सामने। मैंने नरम गले से कहा, तुम्हारी बातें अक्षरशः सही हैं। लगता है तुम काफ़ी पढ़ी लिखी भी हो, तुम जरा भी पागल नहीं हो। राजू ठीक ही कहता था, उसकी माँ पागल नहीं है। ऐसा राजू कहता था? विमला की आंखों से खुशी के आंसू बह चले। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? मेरी समझ में नहीं आता। अब तो तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। उसने चिहुकते हुए कहा, तो क्या आप सोचती हैं कि मैं पहले पागल थी? इस पागल खाने में कोई भी पागल नहीं है। जो लोग पागल खाने से बाहर हैं वे ही लोग पागल, विकारग्रस्त और अस्वस्थ हैं। हमारा जब मन करता है हम हंसते हैं, हंसते हंसते दम निकल जाता है, और जब मन करता है रोने लगते हैं, रोते रोते बेहाल हो जाते हैं। किसी को चाहने लगते हैं तो उसके लिए जान तक दे देते हैं। घृणा करते हैं तो उसकी जान लेने में भी पीछे नहीं हटते। जबकि आप लोग ठीक उल्टा करते हैं। अंदर ही अंदर जलते वक्त आप लोगों के ऊपरी चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखरी होती है। दूसरों के दुख से खुश होने पर मगरमच्छी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आप लोगों का स्नेह, प्रेम, हंसी, रुलाई, बातचीत, वादे सब झूठे हैं। आप लोगों के मुंह और मन की बात एक नहीं होती। तो फिर बताइए, कौन है अस्वस्थ, कौन है पागल? मैं हतप्रभ सी देखती रही राजू की माँ को। इसे कौन पागल खाने में भर्ती करा गया? विमला आप बीती सुनाने लगी। हाई स्कूल करते समय मेरी शादी हो गई। कम उम्र में अनेक सपने संजोए मैं पति के घर गई। मैंने नहीं सोचा था कि तरुण उम्र के सपने इतने झूठे होते हैं। जोरों की ठेस पहुंची मन को। सहसा मुझे लगा औरत एक पालतू जानवर है। मुंह बंद करके काम करते रहना, जीने के लिए जितना खाने की ज़रूरत है उतना मिल जाना ही पर्याप्त है। लेकिन मैं किसी भी सूरत में खुद को मनुष्य की जगह पालतू जानवर नहीं बना पाई। मुंह बंद किए काम करते रहने पर भी मेरे अंदर एक भीषण प्रतिक्रिया का अंतर प्रवाह चलता रहता। पति के बुरे स्वभाव और बुरी आदतें जानने में मुझे अधिक समय नहीं लगा। रात को वे नशे में धुत होकर लौटते
उसके बाद मुझसे मनचाहा दुर्व्यवहार करते। मैं देखा करती थी एक सुखी छोटे परिवार का सपना, पर पति की अदूरदर्शिता के कारण मुझे एक के बाद एक 4 बच्चों को जन्म देना पड़ा। राजू एकमात्र पुत्र है। 3 कन्याओं को जन्म देने के कारण मेरी दुर्दशा और बढ़ गई। मानो कन्याएं पैदा करने का कसूर सचमुच मेरा ही था। उसके बाद अभाव, दारिद्र्य, अनाहार और बच्चों के दुख कष्ट के बीच में पिसती चली गई। पति ने सोचा कि बच्चा पैदा होते ही पिता बनने का कर्तव्य पूरा हो गया, किंतु मैं माँ होकर ऐसा नहीं सोच सकी। बच्चों के मुंह में मुट्ठी भर खाना डालने के लिए मैं दिन रात यंत्र सी खटने लगी। फिर भी मेरे मन में कई सपने थे। राजू पढ़ेगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा तो मेरा दुख दूर होगा। कष्ट से अर्जित पैसों से कुछ कुछ बचाकर जमा करने की धुन मुझ पर सवार होने लगी। इस बात का पता मेरे पति को लगने के बाद मेरी दुर्दशा अंतिम सीमा तक पहुंच गई। उन्होंने घर खर्चे के पैसे देना बंद कर दिया, बल्कि मुझसे रुपए वसूलने की कोशिश करने लगे। देखेंगे उसका प्रमाण। उसने अपनी नंगी पीठ मुझे दिखाई। मैं देख नहीं सकी। पूरी पीठ उस निर्मम व्यक्ति के अत्याचार से क्षत विक्षत थी। मैं चुपचाप बैठी रही। कुछ देर रुककर उसने कहा, आखिर कब तक सहती? रक्त मांस का ही तो शरीर है। कभी कभी इच्छा होती कुछ दिनों तक आराम करने की। मैं बहुत कमज़ोर होने लगी थी दिन प्रतिदिन, पर यदि मैंने आराम किया तो घर कैसे चलेगा? एक दिन रात को रोटी सेकते समय सोचा कि यदि मेरे ये दोनों हाथ बेकार हो जाएं तो मुझे आराम करने को मिल जाएगा। पति अपने बच्चों को खाना न देकर क्या करेगा? सहसा एक आवेग की झोंक में कोयले की आंच की लक लक करती आग से अपनी हथेलियां झोंक कर मैं बेहोश हो गई। वही थी मेरे पागलपन की शुरुआत। सबने कहा मैं पागल हो गई हूँ। जिस दिन अपने अंदर अवांछित 5वीं संतान का एहसास हुआ था, उस दिन मेरे मन की गहराई में अपने पति के प्रति तभी बचा मोह, घृणा और असहिष्णुता में बदल गया। मुझे लगा मैंने किसी खूनी मुजरिम का हाथ थामा है। वो तिल तिल करके मार रहा है मुझे, मेरे बच्चों को। अपने दिल में दबे आक्रोश, घृणा को मैं प्रकट कहाँ करूँ? पति के पशुत्व के आगे तो बिल्कुल असहाय थी। अपनी उत्तेजना का सारा आवेग मैंने उतार दिया खुद पर, घर की निर्जीव चीज़ों पर। उस दिन रात जब पति नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए घर लौटे, सारी चीज़ें टूट फूट चुकी थीं। बच्चे दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रो रहे थे मेरा प्रचंड रूप देखकर। इससे पहले कि पति मुझसे कहे, मैंने पहले ही उस पर धावा बोल दिया और उसका मुंह नोच लिया। उसके बाद ये पागल खाना। पहली बार कुछ दिनों के बाद छूटकर घर चली गई थी, किंतु फिर उसी कहानी की पुनरावृत्ति होने लगी। बड़ी लड़की विवाह योग्य हो गई थी। बस्ती के लड़कों की आंखें उस पर टिकी रहती। राजू दिन प्रतिदिन कुछ बदलने सा लगा। पिता को देखकर मुट्ठियां बांध लेता, दांत किटकिटाता। घर से बाहर जाकर अपना सारा गुस्सा और आवेश उतार आता किसी निर्दोष बच्चे पर। राजू के चलते बस्ती में रोजाना मार धाड़, फौजदारी मची रहती। सबके मुंह में वही बात होती, माँ तो है ही पगली, बेटा भी पगला जाएगा। राजू के पिता की नामर्दी तो मैंने सहन कर ली थी, पर राजू को वैसा कुछ होगा, ये बात मेरी सहन शक्ति से परे थी। एक दिन मैंने अचानक सोचा, यदि मैं वाकई पागल हो जाऊं तो इतना सारा दुख मुझे नहीं सहना पड़ेगा, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद वही कांड और बारंबार पागल खाने में बंदी जीवन। पर मैं पागल नहीं, मुझे सब कुछ याद है। इस पागल खाने में मैं अपने मासूम बच्चों को याद करती रहती हूँ। राजू का बप्पा मुझे लेने नहीं आते। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा पागलपन ठीक नहीं हुआ है, इसलिए अब मेरा सारा गुस्सा डॉक्टरों पर है। ये लोग मुझे अधिक कष्ट देते हैं, मेरे कष्ट को कम नहीं कर पाते। राजू की माँ की बातें ख़त्म हो गई थीं। मुझे और कुछ नहीं कहना था। ये समस्या राजू की माँ की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह गंभीर सामाजिक समस्या का रूप धारण कर चुकी है। मैं संभवतः राजू की माँ को आज़ाद करके ले जा सकती हूँ, पर उसके घर के उस दूषित परिवेश को नहीं बदल सकती। उसे फिर यहीं लौट आना पड़ेगा। मैं असहाय सी बैठी रही। उसने कहा, मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में लंबा लेख लिखेंगी, भाषण देंगी, वाहवाही लूटेंगी, किंतु मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगी। मेरी तो बस इतनी ही आपसे विनती है कि राजू को बचा लीजिएगा, ताकि अंत में उसे भी पागल न बना दिया जाए। मैं उससे कोई वादा नहीं कर सकी। मेरी मुलाकात का समय ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर, नर्स और 2 परिचर आ पहुँचे थे। विमला को इंजेक्शन देने का समय हो चुका था। मानो सहसा उसके अंदर एक विराट विस्फोट हो गया। वो परिचरों पर झपट पड़ी, चीखने लगी, गंदी गाली गलौज करने लगी।
उसकी वो 2 सुंदर आंखें भयावह हो उठीं। उसे जोर ज़बरदस्ती से इंजेक्शन लगाया गया। दूसरे क्षण वो शांत पड़ गई। बिस्तर पर लेटकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उस असह्य दृश्य से पीठ फेर कर बाहर जाने लगी तो पीछे से सिस्टर ने कहा, रुकिए, थोड़ी देर बाद फिर से हंसी का फुहारा छूटेगा। हम सब मूर्ख बुद्धू जानवर हैं, कहकर इस तरह हंसेगी कि आप खुद ही पागल हो जाएंगी। मैंने धीरे से पूछा, वो यहाँ और कितने दिन तक रहेगी? शायद जीवन भर। पति वापस ले जाने को तैयार नहीं है। उसका पति कहता है कि पगली को घर में रखकर क्या करेगा, पर यदि वो आदमी हमारे साथ जरा भी सहयोग करे तो ये पूरी तरह ठीक हो सकती है। खैर छोड़िए, बहुत से हैं ऐसे केस हमारे पास। लंबी सांस छोड़ती हुई मैं बाहर चली आई। रात में राजू की माँ की केस हिस्ट्री के साथ उसकी आप बीती को मिलाकर देखा तो हताशा हुई। राजू के पिता ने जो केस हिस्ट्री दी है वो सही नहीं है। ऐसे में भला डॉक्टर बीमारी ठीक कर पाएंगे? अगले दिन सुबह राजू फिर जा पहुंचा पागल खाने के गेट के सामने। उसी तरह बैठा लकीरें खींचता रहा ज़मीन पर। मैंने उसके बाप के पते पर पत्र डाल दिया था। बेटे को ढूंढ ढूंढ कर वो बेचारा परेशान होगा। वो आया तो राजू को समझा बुझा कर साथ भेज दूंगी। उस आदमी को आदतें बदलने के लिए कहूँगी, ऐसा मैंने निश्चय किया। दोपहर 1 बजे अस्पताल से लौटते समय राजू उसी तरह लकीरें खींच रहा था ज़मीन पर। 3 दिनों से वो मेरे घर पर थोड़ा सा खाना खाकर पागल खाने के सामने आकर बैठ जाता है। आज शायद उसका बाप आ पहुँचे। दोपहर को जब मैं आराम कर रही थी तब हठात एक दारुण कोलाहल सुनाई दिया। मैं बाहर निकल आई। पागल खाने के सामने भीड़ इकट्ठी थी। मैंने जल्दी जल्दी भीड़ हटाकर अंदर जाते हुए पूछा, क्या हुआ? किसी ने कहा एक लड़का पागल हो गया है। पढ़ाई छोड़कर घर से पैसे चुराकर करीब 8 दिन पहले अपने गांव से भाग आया था। आज अचानक गुस्से में बाघ बाघ चिल्लाकर उसने पत्थर से मार मार कर कई लोगों को घायल कर दिया। एक आदमी का सिर फट गया है, दांत काट कर खून निकाल दिया उसका। न जाने उस लड़के के शरीर में इतनी ताकत आई कहाँ से। जिस आदमी को सिर पर चोट लगी थी वो अंगोछा सिर पर दबाए हुए तपाक से बोला, पगली का बेटा भला ठीक कैसे होगा? भर्ती कर दो पागल खाने में। एक कांटा निकला। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैं उसी कुलंगार बेटे का बाप हूँ। बदनसीबी से ऐसा बेटा जन्मा है। वो आदमी अपनी बात कहकर वहाँ से धप धप करता चला गया बेपरवाह सा। राजू को पागल खाने के शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया था। मैं अपराधिनी से सिर झुकाए लौट आई। खिड़की के उस पार 2 स्थिर निश्चल आंखें थीं। आंखें नहीं, मानो वाकई 2 आरोप पत्र हों जिनका कोई उत्तर नहीं था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा राय जी की लिखी हुई कहानी आँखें। परिस्थितियों के बारे में न सोचकर दुख में टूटते हुए अस्वाभाविक आचरण करने वाले मनुष्य को लोग पागल कहते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो पागलपन का कारण ढूंढने आते हैं? ये कहानी इसी प्रश्न का जवाब है। आशा है ये कहानी आप बार बार सुनेंगे, तब भी ये कहानी आपको बहुत ही सार्थक लगेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों या चैनल बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरी कहानियाँ सुनते हों तो आपसे अनुरोध है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।